खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, आज तो दो चार बड़ी बड़ी खबरें हैं और एक रेमेडी मेजर की तरह इसको देखना चाहिए आज के एपिसोड को, जिसमें हम कुछ हिदायतें लेकर आए हैं इकोनॉमिकली जूझने के लिए इस सेकेंड वेव से। और चलते चलते सुर्खी है और सुर्खियां हैं। सुर्खियों में हमारे जो हमने अर्थात में और खर्चा पानी कई एपिसोड में जो हमारा प्रेडिक्शन रहा है जी भारत की रिकवरी को लेकर, उस पे आरबीआई के पूर्व गवर्नर की मुहर लग गई है। जी डी सुब्बा राव आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उन्होंने कहा है कि भारत में वी शेप नहीं के शेप रिकवरी ही होगी। जी और हाँ बताइए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जो ऊपर था वो जीरो से ऊपर ही जाएगा, जो नीचे था वो जीरो से और नीचे ही आएगा। जी सिद्धांत, ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं और इस बात को कहने के लिए किसी अर्थशास्त्री या किसी आर्थिक बड़ी आर्थिक समझ की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक और खुली आंखों से हमको महसूस होता है। हाँ, ये है कि जो खुली आंखों से महसूस होता है उसके लिए हो सकता है उन लोगों के पास वो आर्थिक आंकड़े या वो तर्क ना हो जो हमें इकोनॉमी के डेटा में दिखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी नहीं होगी, इस बात की संभावना पिछले साल मंदी जो कॉन्ट्रैक्शन आया था उसके बाद ही दिखाई देने लगी थी। सरकार हालांकि इस बात की कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी कि हम वी शेप रिकवरी में हैं। हाँ, अगर आप के निचले ऊपरी हिस्से को देखें तो वो कुछ वी जैसा लगता है। के को काट लीजिए बीच में। हाँ, अगर आप के को आधा काट ले तो ऊपर वो वी जैसा लगता है। और आमतौर पर सरकारें या कारपोरेट स्टॉक मार्केट उस आधे हिस्से को ही देखता है जो अर्थव्यवस्था के किस सतह के ऊपर है। वहां वी शेप रिकवरी दिखेगी आपको डिजिटल इकोनॉमी में, वहां लोगों की इनकम में, वहां स्टॉक मार्केट में। पर भारत की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जो सतह से नीचे है, जो असंगठित क्षेत्र है, जो दैनिक कामगार हैं, जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, जो 20,000 रुपए पर महीने की तनख्वाह वाले लोग हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा हिट हुआ है, वहां वी शेप रिकवरी नहीं आनी है। वहां पर रिकवरी बहुत स्लो और बहुत फ्लैट होने वाली है। ये बात स्वीकार करने में सरकार को देर लगी, काफी समय लगा और विशेषज्ञों को काफी समय लगा। मुझे इस बात पर मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि कम से कम देश के अर्थशास्त्री खुलकर ये बातें कहने लगे हैं, वो वास्तविकता स्वीकार करने लगे हैं, जो शायद देश के अर्थविदों को पिछले साल ही कह देनी चाहिए थी। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में कह देना चाहिए था कि अगर एक नाम तो आए थे साफ-साफ कुछ लोगों ने कहा था कि सरकार का जो कोई इकोनॉमी या मंदी से निपटने के जो मेजर्स हैं वो वी शेप रिकवरी के बजाय के शेप रिकवरी की तरफ फोकस होने चाहिए। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है सिद्धांत। आप वी शेप रिकवरी की बात करेंगे तो एक दूसरे तरीके की रणनीति की जरूरत होती है, और अगर आप के शेप रिकवरी की बात करें तो इस रणनीति की जरूरत होती है कि पैसे उन लोगों के हाथ में पहुंचे जहां से खपत आनी है, जिनकी आय टूटी है। तो वो चीज हमारे सामने आ गई है। और अब जबकि हम दूसरी लहर में पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, आज भी हम चर्चा करेंगे, तो ये जो के शेप वाली चुनौती है ये और ज्यादा गहरी हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऊपर का वी है ये पहले जितना बड़ा था उससे अब और छोटा हो सकता है। हाँ, आप आनंद विहार के सीन देख लीजिए। आनंद विहार बस टर्मिनल जो दिल्ली में है, और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल का सीन देख लीजिए। वहां पे वैसे ही दृश्य हैं जो पिछले साल थे। पिछले साल लोग भरे पड़े हैं घरों की ओर लौटने के लिए। असंगठित क्षेत्र जो के शेप की रिकवरी का निचला हिस्सा है वो वहीं जाकर टिका हुआ है जहां वो पिछले साल खड़ा था। हाँ, तो चीजें वैसे ही जानी, वो पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया था एकदम। असल हमने जो शुरुआत देखी थी दिसंबर के आसपास, वो ओवरऑल जो पूरा भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बहुत छोटे हिस्से में 5 या 10% जरूरी सेवाओं वाला जो हिस्सा था, वहां हमने थोड़ी गतिविधियां वापस लौटते हुए देखी थी। वहां फिर कोविड आकर सामने खड़ा हो गया। और अंशुमान जी, इसी में अगर ये बात जोड़ें कि मूडीज ने और तमाम रेटिंग एजेंसियों ने कह दिया है कि साहब भारत की इकोनॉमिक रिकवरी जो है, जो थोड़ी बहुत होती दिख रही थी सेकेंड वेव के चलते, वो और भी संदेह के घेरे में है।
हमारे पास तीन बड़े आकलन हैं सिद्धांत, जो, और जैसा कि हमने कल कहा था, देखिए आमतौर पर खर्चा पानी में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पहले बता सकें कि क्या होने वाला है। और जब कल हमने चर्चा की थी और कहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर के आकलन में कटौती शुरू होने वाली है और एक एक कर एजेंसियां ये बताने लगेंगी कि ये सेकेंड वेव जो शुरू हुई है ये भारत की रिकवरी पर गहरा असर डालेगी, और वो स्पष्ट हुआ। कल नोमुरा ने कहा था, लेकिन आज तीन एजेंसियों के सर्वे हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास सीआईआई का एक सर्वे है जो बताता है कि अगर मिनी लॉकडाउन भी होते हैं, जो हो गए हैं, या जो कोरोना कर्फ्यू जिनको कहा जा रहा है, लॉकडाउन कहने से सरकार अब हिचक रही है, बच रही है, अगर उन्हें भी मान लिया जाए तो भी भारत में बड़े पैमाने पर सामानों का, सेवाओं का और लेबर का मूवमेंट प्रभावित होगा, जिससे मंदी गहराएगी। मूडीज और बार्कलेज दो और एजेंसियां हैं जिन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर पर में जो रिकवरी थी उसके बाधित होने या उसे हिट होने की बात कही है। हालांकि मूडी और बार्कलेज ने अभी भारत के आकलन में बदलाव नहीं किया है। नोमुरा ने कल भारत के जीडीपी, उन्होंने आशंका जताई, नोमुरा, लेकिन उन्होंने तो गिरा दी थी 1% जीडीपी। हाँ, लेकिन शायद ये एजेंसियां अगले एक महीने तक इस बात का इंतजार करेंगी कि लॉकडाउन किस डायरेक्शन में जाते हैं। पर मेरे ख्याल से अप्रैल आधा जो बचा हुआ है, ये हाँ, पूरे अप्रैल को देखना चाह रही हैं एजेंसियां। हाँ, लेकिन सीआईआई ने ये बात स्पष्ट रूप से कही है। सीआईआई ने कहा है कि अगर ये लिमिटेड लॉकडाउन भी होते हैं, छोटे लॉकडाउन भी होते हैं, तो इसका असर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। अभी सब भीतर जाकर देखने की कोशिश करें कि वही भूगोल है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की, वही भूगोल है। मुंबई है, रायपुर है, दिल्ली है, चेन्नई है, गुजरात है, वही मुख्य इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेंटर हैं जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जहां से प्रमुख उत्पादन आता है, जहां पर प्रमुख लेबर माइग्रेट होकर जाता है। ये कोविड का जो दूसरी लहर है, ये उन्हीं जगह पर पिछली बार से अधिक विकराल परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। तो अब अभी हमारे पास ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब जो बहस शुरू हो रही है उद्योग के बीच में या भारत की आर्थिक धड़कनों पर उंगली रखने वाले या पल्स पर उंगली रखने वाले लोगों की, कि पहली तिमाही का आंकड़ा होगा क्या आखिर। पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में जिस रिकवरी की उम्मीद थी वो रिकवरी कितनी टूटेगी? क्या हम फिर माइनस में रहेंगे, या हम पिछले साल तो माइनस में थे, उसकी तुलना में अगर हम सामने ऊपर निकल कर आते हैं तो हमारी वो ग्रोथ रेट कितनी होगी? 10%, 8%, 7% होगी। और मेरे ख्याल, हाँ बताइए, क्योंकि यहां से सिद्धांत इस बात पर काफी हद तक इस चीज पर निर्भर होगा कि जो पहली तिमाही के आंकड़े हमारे पास आते हैं, मांग के, खपत के, नई कैपेसिटी एडिशन होने के, वही हमें फिर अगली दो तिमाहियों की तरफ आगे बढ़ने में के और निवेश पर और मांग पर असर डालेंगे। हाँ, और यहाँ पर यह भी मुझे लगता है अंशुमान जी कि जो आखिरी तिमाही है पिछले साल की, उस तिमाही के आंकड़े को भी थोड़ा सा मुझे ख्याल से लगता है कि वो दिलचस्प होगा वो आंकड़ा, क्योंकि मार्च में ही ये कई जगह केसेस बढ़ने की और लोकलाइज लॉकडाउन की खबरें आने लगी थी ऑब्वियसली। हाँ, और आखिरी तिमाही का आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक तिमाही के आंकड़े में हम वो भी देखेंगे कि हमने देखा कि जनवरी फरवरी में भारत का आईआईपी और कोर सेक्टर का आंकड़ा बहुत खराब आया, और अब तो मार्च में ऑलमोस्ट पार्शियल लॉकडाउन या जैसी परिस्थितियां आ चुकी थी, तो उसका असर हमें मार्च के आंकड़े में भी दिखाई देगा। तो अब जो बात आप कह रहे हैं उसे और समझना जरूरी है कि दिसंबर की तिमाही तक जिस रिकवरी की हम उम्मीद कर रहे थे, वो कोविड की दूसरी लहर आने से पहले जनवरी और फरवरी में ही लड़खड़ा गई थी जी। तो क्या पिछला साल, जिसे बहुत उत्साहित आकलनों में जो नवंबर दिसंबर तक आए थे, माना जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 0 से 9%, 8% के कॉन्ट्रैक्शन में जाकर खत्म होगी, ये माना जा रहा था कि नहीं। शुरुआत में जब पहली तिमाही में -25% का कॉन्ट्रैक्शन या अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, तो ये आकलन थे कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल -12, 13%, 14% तक की गिरावट महसूस करेगी। फिर उसके बाद दिसंबर में जब रिकवरी की संभावनाएं दिखाई दी, तो क्या अब हम वापस उन आकलनों की तरफ लौटेंगे? और अगर पिछले साल के वाले ही आकलन जो शुरुआत में किए गए थे, वो अगर हमारे सामने सर पर आकर खड़े हो जाते हैं और आखिरी तिमाही बुरी तरह खराब होती है, और पिछली ही साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है, क्योंकि हम डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, अगर डबल डिजिट का, दोहरी अंकों का कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है, यानी पूरे साल में भारत की अर्थव्यवस्था में -10, 11 या 12% की सिकुड़न दिखाई देती है, तो फिर तो अगले साल और उसके अगले साल के सारे आकलन पूरी तरह गड्ढमड्ढ हो जाएंगे और पूरी तरह बदल जाएंगे। तो हम उस बिंदु पर खड़े हुए हैं। हाँ, और मेरी यही जिज्ञासा है कि ऐसे मौकों पर सरकारें पता नहीं कब पूरी तस्वीर पेश करेंगी।
अगली खबर अंशुमान जी सेबी से और येस बैंक से जुड़ी है। सेबी ने येस बैंक पर 25 करोड़ की पेनाल्टी मारी है। सुर्खी है, छोटी सी खबर है, इसको हम डिस्कस करते हुए अपनी बड़ी खबरों की ओर चलेंगे। 25 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और कहा है कि साहब इन्होंने एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स जो थे, 81 बॉन्ड्स जो कहते हैं, उनको उन्होंने सुपर एफडी बताकर बेच दिया। यह भारत के इतिहास का सबसे दिलचस्प घोटाला है सिद्धांत, और जिस पर आज हमारे पास समय नहीं क्योंकि हमारे पास बाकी खबरें हैं, लेकिन इस पर कभी समझना जरूरी है कि भारत के निजी बैंक कैसे अपने उत्पाद बेचते हैं और भारत का निवेशक कितना भोला और कितना सहज है कि वो 81 बॉन्ड को एफडी समझकर खरीद रहा है। और ये घोटाला उस समय सामने आया था जब एस बैंक 1 साल पहले क्राइसिस में फंसा था और फिर उसको बेल आउट करने की कोशिश की गई थी। तब ये पता चला था कि एस बैंक के लोग तो लोगों के पास ऐसे गए जैसे कि एफडी बेच रहे हैं, जबकि टायर 1 बॉन्ड एफडी के तौर पर बेचे नहीं जाने थे। और इससे हमें समझ में आता है कि हमारी वित्तीय साक्षरता, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों की वित्तीय साक्षरता, जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनकी वित्तीय साक्षरता का स्तर क्या है कि आपको एक निजी बैंक विशुद्ध रूप से गलत प्रोडक्ट बेचकर पैसा लिए जा रहा है। अब 25 करोड़ की पेनाल्टी कोई बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं है, लेकिन इससे ये हमें ये चीज समझना जरूरी है, सेबी के लिए और रिजर्व बैंक के लिए समझना जरूरी है कि चाहे वो निजी बैंक हो या सरकारी बैंक हो, जब बात निवेशकों को जमाकर्ताओं के हितों की आती है या किसी भी तरह से पैसा उगाने की आती है, तो पारदर्शिता कहीं हमें दिखाई नहीं देती। ये संभवतः, मतलब मेरे हिसाब से, मैं संभवतः का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे, ये वैसी घटना है कि आप किसी इम्यूनिटी बूस्टर को आप दवा बताकर बेच दें। हाँ बिल्कुल। और ये मतलब इम्यूनिटी बूस्टर को दवा बताकर बेच दें, या आप चूरन की गोली बेच रहे हो और आप ये बताएं कि नहीं वो तो आपके लिए आपकी ताकत बढ़ाने की या कोरोना से बचाने की दवा है। और जो लोग खरीद रहे हो वो लोग ये बेसिकली इतना भी ना समझ पाए हो कि उनको 81 बॉन्ड बेचा जा रहा है जो बिल्कुल ही दूसरा प्रोडक्ट है। वो तो विक्रेता पर इतना भरोसा कर रहे हैं, विक्रेता पर इतना भरोसा करते हैं, और ये तो बिल्कुल दूसरा प्रोडक्ट है जो फिनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए आता है, जहां म्यूचुअल फंड अपना पैसा लगाते हैं, जहां पर बैंकर्स अपना पैसा लगाते हैं। सामान्य डिपॉजिटर्स के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए ये घोटाला हमें, और 81 बॉन्ड्स को लेकर भारत के बाजार में पिछले 1 साल में बहुत सारे मामले आए हैं सामने। ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन देर से सही सेबी और भारत के जो रेगुलेटर है वो कम से कम उनकी आंखें तो खुली हैं कि उन्होंने देखना शुरू किया है कि दरअसल सतह से नीचे, धरातल से नीचे हो क्या रहा है बैंकिंग। हाँ, शायद भाई देख सके कुछ समय तक ठीक से। रिटेल इन्फ्लेशन, अंशुमान जी, बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबरें हमारे पास रिटेल इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का एक बयान है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर जो एक हिदायती बातचीत हम करने वाले हैं कोविड के संकट के दौरान, उस पर हम करेंगे। तो रिटेल इन्फ्लेशन हमारी पहली खबर है। आंकड़े आए हैं, सरकार के आंकड़े हैं, और मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन अंशुमान जी 5.5% से भी ऊपर है, और हाँ, पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। जनवरी में 4% था, फरवरी में 5% था, 5 कुछ परसेंट, मतलब 5.03%, और ये अब आ चुका है मार्च के अगर आंकड़े को देखें तो ये 5.5% पर आ चुका है। कंज्यूमर फ्रूट प्राइस इंडेक्स लगभग 5% के आसपास है, 4.94%, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो गर्त में ही है। फरवरी तक के आंकड़े हैं कि वो 3.5% के आसपास है। मिला जुला के चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, और लॉकडाउन वगैरह जैसी चीजें जब सामने हैं, लोकलाइज लॉकडाउन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जैसी प्लानिंग्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो दिख रही हैं, तो चीजें मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी दिशा में नहीं जा रही। 2 आंकड़े हमारे पास कल आए मैक्रो पिक्चर जी, और वो वित्त वर्ष खत्म होने के ठीक पहले के, और दोनों आंकड़े हमें 2 बहुत बड़ी वास्तविकताओं की तरफ इशारा करते हैं। पहला आंकड़ा औद्योगिक उत्पादन का है, यानी फैक्ट्री आउटपुट का है, जो ये बताता है कि मांग नहीं बढ़ रही है, और पिछले जनवरी में जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ था फैक्ट्री आउटपुट में, उद्योगों के उत्पादन में, उससे कहीं ज्यादा, उससे 3 गुना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़न या उत्पादन में कमी फरवरी में आई है। तो ये उस रुख की तरफ इशारा करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है, और उसकी जड़ें नहीं हैं, उसके पैर नहीं हैं, और हम लड़खड़ा रहे हैं। और ये आंकड़ा तब का है जब तक मिनी लॉकडाउन की बात शुरू नहीं हुई थी।
ये आंकड़ा तब का है जब तक कोविड के दूसरी लहर आने की बात नहीं हुई थी। पर इसमें महंगाई का आंकड़ा ज्यादा चिंताजनक है। और जो लोग खर्चा पानी लगातार देख रहे हैं उन्हें यह याद होगा कि हम शायद पहले दिन से इस बात की चेतावनी इस कार्यक्रम में और अर्थात में दे रहे हैं, और ये पिछले साल से दे रहे हैं कि जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन खुलेगा महंगाई सबसे पहले बढ़ेगी। और ये बात अगर आप पुराने कार्यक्रमों को निकालेंगे तो प्लेलिस्ट पर पड़े हुए महंगाई पर हमने पूरा एक एपिसोड किया था कि कहां कहां से कैसे कैसे महंगाई आएगी। और हम एग्जैक्टली ये हुआ कि नवंबर दिसंबर के बाद भारत में खुदरा महंगाई बढ़ना शुरू हुई, थोक महंगाई स्थिर थी, फिर जनवरी फरवरी में थोक महंगाई ने भी बढ़ना शुरू किया। अब जो ताजा आंकड़ा है वो महंगाई के ब्रॉड बेस्ड होने की, बड़े पैमाने पर फैलने की सूचना देता है। कुल महंगाई की दर और खाद्य महंगाई की दर लगभग बराबर हो गई है। ट्रेजेक्ट्री महंगाई की ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसका रुख या उसका ट्रेंड क्या है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में ये साफ कहा कि महंगाई बढ़ेगी। सरकार के अंदर से इस बात के पूरे संकेत है कि महंगाई बढ़ेगी, और बॉन्ड बाजार को तो पहले से ही मालूम है कि महंगाई बढ़ेगी, इसलिए वो ब्याज दरें बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। पर इस जो महंगाई का गठन हमारे पास जिस आंकड़े में आया वो गठन चुनौतीपूर्ण है। अब केवल खाद्य उत्पादों की महंगाई ही नहीं बढ़ रही है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की महंगाई भी बढ़ चुकी है, कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है, और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी हमें इस सारी चीजों पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। यहां से चुनौती सिद्धांत यह है कि अगर हम मिनी लॉकडाउन के दौर में प्रवेश कर गए हैं, यदि हम नाइट कर्फ्यू के या वीकेंड लॉकडाउन के दौर में प्रवेश कर गए हैं, यदि देश की 2-3 बड़ी सरकारें फुल लॉकडाउन की चेतावनी दे रही हैं, तो ये लॉकडाउन पिछली बार से कई मायने में बड़े पैमाने पर फर्क होने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम लॉकडाउन में पहुंचे थे तो महंगाई की दर बहुत नीचे थी जी। तब हम 2 से 3% की महंगाई के बीच में थे। उसके बाद चीजें अनअफोर्डेबल हुई, फिर चीजें और लॉकडाउन लगा तो और ज्यादा। अब हम जहां पहुंच रहे हैं वहां महंगाई के साथ लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। यानी चीजों की किल्लत या सप्लाई या कीमतों में बढ़ोतरी तो पहले हो ही चुकी थी, उसमें कुछ बढ़ोतरी सप्लाई चेन टूटने से, आपूर्तियां घटने से हुई थी, और कुछ बढ़ोतरी इस वजह से हुई थी कि कंपनियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था और उसकी बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कीमतें बढ़ाई थी, और जिसको कि हमने डिटेल में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के तौर पर डिस्कस किया था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो जानबूझकर आई है। इस बीच में सरकार ने टैक्सेस भी बढ़ाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ाई, इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ाई। तो महंगाई को बढ़ाने का जो पूरा का पूरा सामान था, महंगाई को बढ़ाने का जो पूरा ईंधन था, वो लॉकडाउन खुलने के बाद भारत में जमा हो चुका था, और उसके कारण वो धीरे धीरे सुलगते हुए हमें मार्च में जब हम मिनी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं या दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं तो महंगाई 5.5% के आसपास सरकार के आंकड़े में है। व्यवहारिक रूप से तो वो जमीन पर 10%, 11% और कई उत्पादों के मामले में 15% तक दिखाई दे रही है। ये चुनौती शायद इस बार पिछले लॉकडाउन की तुलना में, कोविड के पहली लहर की तुलना में ज्यादा बड़ी और ज्यादा नई है, जिसे संभालना और खासतौर पर स्थानीय महंगाई को संभालना, लोकल इन्फ्लेशन को संभालना, क्योंकि लोकल इन्फ्लेशन लोकल लॉकडाउन के साथ आ रही है। जैसे लखनऊ है, जैसे भोपाल है, जैसे पुणे है, जैसे मुंबई है, जैसे सूरत है, यहाँ जो अफरा तफरी है, यहाँ जो बेचैनी है, इसके बाद बहुत सारी जरूरी चीजों की कीमत जो इन स्थानीय बाजारों में बढ़ेगी, उसे रोक पाना सरकारों के लिए मुश्किल होगा। और हमें ध्यान रखना चाहिए, महंगाई भारत में सरकारों की सबसे बड़ी असफलता इसलिए है कि सरकारें बड़े पैमाने पर महंगाई तो मैनेज करने की कोशिश करती हैं रिजर्व बैंक के जरिए, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, पर स्थानीय महंगाई पर उनका कोई बस नहीं चलता। जो लोकल इन्फ्लेशन उस पर उनका कोई बस नहीं चलता, और जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है, सर्विसेज इन्फ्लेशन पे इसलिए बस नहीं चलता कि अगर डॉक्टर ने अपने पर्चे की कीमत बढ़ा दी है, अगर कार ने अपनी सर्विसिंग की कीमत बढ़ा दी है, या मान लीजिए मोबाइल की कीमतें बढ़ गई हैं, डिफरेंट सर्विसेज के चार्ज बढ़ गए, तो उन्हें आप वापस नहीं ले सकते। प्रोडक्शन तो बढ़ाकर आप थोड़ा बहुत सप्लाईज में को बढ़ाकर कीमतें कम कर सकते हैं। ये महंगाई के आंकड़े का रहस्य है जो हमारे सामने अभी ताजा आंकड़ा आया है जी। दूसरी खबर हमारी है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, और उनका बड़ा रोचक किस्म का उन्होंने कॉल की है। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया के अमीरों पर एक टैक्स लगा देना चाहिए। मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बोल रहा हूँ इसे, थोड़ा सा समझाने के लिए। उन्होंने वेल्थ टैक्स की बात की है अंशुमान जी, मतलब एसोसिएटेड प्रेस की खबर है, और कहा है कि दुनिया के सारे अमीरों की संपत्ति में $5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल में, और दुनिया भर में बहुत भारी असमानता है। जिस के शेप रिकवरी की बात हम सुर्खियों में कर रहे थे अभी, उस असमानता को ग्लोबल स्तर पे वो देख रहे हैं। वो कह रहे हैं भारी असमानताएं हैं,
और इस असमानताओं को देखते हुए सभी सरकारों को, देशों की सरकारों को अपने यहाँ के अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए। और ये घटना जो है, इसके पहले भी एक घटना हो चुकी है। यूएन की ही एक बॉडी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसकी डायरेक्टर हैं, उनके डायरेक्टर हैं डेविड बीसली। उनका भी कथन था कि अमीरों को अपने बैंक खोलने चाहिए, बैंक खाते खोलने चाहिए गरीबों के लिए, कि ताकि हम थोड़ा लड़ सके इस पैंडेमिक से और उसके बाद के जो आर्थिक संकट हमारे सामने आए। ये बहस सतह से नीचे तैर रही है पिछले एक साल से। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख के कहने के बाद ये सामने आ गई है। अगर आप थोड़ा कोविड की जो मुख्य सुर्खियां उनके नीचे जाएं तो अमेरिका में इस बात की बहस है कि अमेरिका की 50-100 कंपनियों ने कोविड के दौरान काफी मुनाफा कमाया। भारत में भी आप स्टॉक मार्केट में उस मुनाफे का असर देख सकते हैं। हमने तो चर्चा भी की कि भारत में जिस तिमाही में सबसे ज्यादा नौकरियां गई, उस तिमाही में कंपनियों के मुनाफे सबसे ज्यादा बढ़े। जो रियायतें भी दी गई दुनिया के देशों में, उन रियायतों का एक बड़ा हिस्सा कंपनियों के हक में गया, खासतौर से फार्मास्यूटिकल, डिजिटल बिजनेस करने वाली कंपनियां, विभिन्न तरीके के नेटवर्किंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनियों के लिए। हमने अर्थात भी किया था अंशुमान जी ने इस पे। हाँ, हमने अर्थात भी किया था कि वो कोविड के दौरान इन कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ। भारतीय स्टॉक मार्केट की बढ़ोतरी, जिसको हम लोगों ने बहुत तालियां बजाकर स्वागत किया कि जब भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, निगेटिव में, तब भी स्टॉक मार्केट भारत में बढ़ रहा था और कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे थे। वो बढ़ोतरी विशुद्ध रूप से कंपनियों के उन मुनाफों की बढ़ोतरी थी जो उन्होंने खर्चे काटकर, नौकरियां कम करके या सरकार से मिली राहतों को पचाकर हासिल की थी। ये कितना व्यवहारिक है? सरकारें इस समय वेल्थ टैक्स लगाएंगी या कंपनियों को इस बात के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन देंगी कि वो निवेश करें, यह कहना मुश्किल है। ये एक तरीके की क्लैरियन कॉल दी जा सकती है, पर अलग अलग देश के अलग अलग सरकारों को अपने तरह से फैसले लेने हैं। बड़े महत्वपूर्ण संकेत विचार के लिए, बहस के लिए, क्योंकि बहस का विषय है और इस तरीके की आर्थिक बहसें स्वस्थ समाजों में चलती रहनी चाहिए। इन पर बहस होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए कि कंपनियों के मुनाफे लोगों की जीवन स्तर में की बेहतरी में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते। और दो चीजें महत्वपूर्ण हमें यहां समझना जरूरी। एक तो ये कि अमेरिका ने कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसे कम करने का या उसे रोकने का या उसे घटाने का, उस कटौती को काटने की व्यवस्था शुरू कर दी है। जो बाइडेन ने इस बात का संकेत दिया है कि जितनी रियायतें कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर दी गई थी, वो रियायतें कम की जाएंगी। इसके लिए अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी कि जो बात कोविड से पहले कंपनियों की रियायत के तौर पर दी गई थी, बाइडेन उसको बदलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट एडवाइजर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो कंपनियों को गहराई से समझने की कोशिश करती हैं, जैसे मैकिन्जी या बाकी कंपनियां, वो सब इस बात का सुझाव दे रही हैं सरकारों को भी और कंपनियों को भी कि कोविड की रोशनी में कॉर्पोरेट और कम्युनिटी के बीच रिश्तों की नए सिरे से पड़ताल की जानी चाहिए। कॉर्पोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोविड के बाद, एक पैंडेमिक के बाद, एक महामारी के बाद, भयानक बेकारी के बाद नए सिरे से परिभाषित किए जाने की जरूरत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों को बदलने की जरूरत है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों की क्या है? केवल स्कूल खोल देना या कुछ जंगल बचा लेना या लोगों की जीविका सीधे बचाना, उनके हाथ में पैसे रखना? ये दो बहसें हमारे सामने पैरेलल चल रही हैं और उन बहसों पर दो बड़े आंकड़े टंगे हुए हैं कि कोविड से पहले के दशक में ही पूरी दुनिया में इनइक्वलिटी या गैर बराबरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। भारत जैसे देश उस इनइक्वलिटी के सबसे ज्यादा शिकार हैं। कोविड के बाद गरीबी और बढ़ने की आशंकाओं पर हम खर्चा पानी के डिफरेंट एपिसोड में आंकड़ों के साथ अलग अलग चर्चा कर चुके हैं। यूएनडीपी कह चुका है, वर्ल्ड बैंक कह चुका है, आईएमएफ कह चुका है और दुनिया भर की एजेंसियां बता रही कि गरीबी की रेखा से जितने लोगों को निकालकर बाहर किया गया था, वो वापस गरीबी की रेखा में धंस जाएंगे और उसका बड़ा हिस्सा भारत के खाते में जाएगा। भारत में सरकार जब चुनाव से और बाकी चीजों से बाहर निकलेगी, फारिग होगी, तो शायद वो सोचने की कोशिश करेगी। भारत के अर्थशास्त्री इस बहस को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के कॉर्पोरेट और कम्युनिटी रिलेशनशिप को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। वेल्थ टैक्स ना भी लगाया जाए, वेल्थ टैक्स जैसी व्यवस्था ना भी आए, पर हमें यह तो सोचना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट्स को जो रियायत दी गई हैं मंदी दूर करने के लिए, उन रियायतों का फायदा लोगों की जिंदगी बेहतर करने में कितना पहुंचा है। तो इसे हमें इस संदर्भ में लेना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी तरफ से बहस शुरू की है। ये बहस दुनिया के हर देश की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में की जानी चाहिए। हाँ, मतलब कंपनियों की उस समाज के प्रति कितनी जिम्मेदारी है जिस समाज को वो प्रभावित करती है, लोगों खासतौर से पीड़ित समाज को, जो कि महामारी से पीड़ित समाज है।
हाँ, उस पूरे इकोसिस्टम को आप कैसे प्रभावित करती हैं और उस इकोसिस्टम में जिम्मेदारी आपकी कितनी होनी चाहिए, और इसको तय किए जाने की बात है। और हमारी तीसरी और सबसे जरूरी खबर जो है आज की, हालांकि जरूरी तो सभी ही है, ये भी जरूरी है। दृश्य बेहद भयावह हैं इस समय के अंशुमान जी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। सूरत में लोग लाशों को जलाने के लिए जगह तलाश रहे हैं। लखनऊ में भी यही हालत है। बनारस, इलाहाबाद जैसे शहरों में भी कोविड के केसेस बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और कमोबेश लगभग हर राज्य अब बढ़ोतरी की ओर है। देश में लगभग 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ऐसे केस रोजाना आने लगे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा नहीं हुआ था पिछले साल। हमने लाख का आंकड़ा पिछले साल नहीं छुआ था। हम इतने भयावह स्थिति को नहीं देख रहे थे। हम सभी को पता है अंशुमान जी कि हमें क्या करना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। हम वो करेंगे। हमको पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम करेंगे। और हम करने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछेंगे कि साहब हम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप क्यों नहीं इस दिशा में लीड कर रहे हैं हमें। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है अंशुमान जी कि बचाएं कैसे, जेब को कैसे एक बैलेंस रखें, अपने अकाउंट को कैसे एक इतना रखें कि कम से कम गाढ़े दिनों के लिए कुछ बचा रहे। मतलब बैंकों से सब निकाल कर कैश ना रख लें और खर्च करना बंद न कर दें। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या करें, कैसे करें, सब कुछ को किस दिशा में लेकर जाएं कि हमारा भविष्य थोड़ा सा संतुलित दिखे। ये बड़ा जटिल परिस्थिति है सिद्धांत, क्योंकि दरअसल हमने ये कभी नहीं सोचा था। मैं आपको स्वाभाविक से बात बताऊं कि भाई 2 दिन से इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, और भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत सारे आंकड़े, इंडिविजुअल इकोनॉमी से लेकर कॉर्पोरेट इकोनॉमी तक, बैंक इकोनॉमी तक उसे परखने की कोशिश कर रहा हूं। कभी अर्थात के एक एपिसोड में हम इस पर अलग से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। महामारी का दूसरा फेज इतना बड़ा होगा, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी जी। सरकार ने हमें यह नहीं बताया, और ये सरकार की जिम्मेदारी में बार बार कहूंगा, उसने ना हमें बताया, ना चेताया, ना खुद चेती कि महामारी का दूसरा दौर पहली से कई गुना भयानक हो सकता है और ज्यादा भयानक हो सकता है। तो एक तो ये कि हम पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थे, जैसे तब थे उससे ज्यादा अब अनप्रिपेयर्ड पाए गए। पहली बार हम तैयारी ना होने के कारण अनप्रिपेयर्ड थे, अब की बार हम लापरवाह पाए गए। तो हमें ये नहीं पता था कि, और हमें और ज्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत कुछ गंवा चुके थे। आर्थिक तौर पर हमने अपने सर्विसेज सेक्टर को गंवा दिया। हमने बहुत करीब 15 से 16 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी कंप्लीटली गंवा दिया। बहुत सारे रोजगार गंवा दिए। तो हमें तो दूसरी लहर के लिए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और ज्यादा प्रतिबद्ध और ज्यादा सजग होना चाहिए था। वो हम नहीं थे। अब यहां से उबरने के 2 तरीके। एक तरीका वो है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सरकार जितना तेज कर सके उसे करना चाहिए। जितने युद्ध स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा सके दी जानी चाहिए। हमने अभी वैसी बेचैनी सरकारों में नहीं देखी वैक्सीन को लेकर। अभी भी हम सामान्य प्रक्रिया से उन्हीं लोगों की भी, अब ये समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने वैक्सीन पर एक एपिसोड किया था जिसमें हमने बात की थी कि वैक्सीन जब बटना शुरू होगी तब क्राइसिस शुरू होगी। नहीं, मान लीजिए आप धीरे धीरे वो इस दिशा में जा रहा है। स्पुतनिक को उन्होंने दे दिया है, और लेकिन दूसरी वैक्सीन से मॉडर्ना वगैरह की, फाइजर की, उसको भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे सकते हैं, ऐसी बात हो रही है। लेकिन सिद्धांत, जब तक वो आएंगी, बटेंगी, मतलब मई के पहले तो कुछ नहीं आने वाली है। लगेंगी और इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये पूरी प्रक्रिया 3 महीने की है, कम से कम 3-4 महीने। एक डोज मिलेगा, 28 दिन बाद दूसरा डोज मिलेगा। फिर उसके बाद अभी आपने पूरी की पूरी भारत की कोमॉर्बिडिटीज वाली, यानी सैरोगुणताओं वाली आबादी को कवर नहीं किया। 45 से 50 की आबादी बढ़ी है। फिर 18 सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने कवर नहीं किया। और फिर जो फास्ट मूविंग पॉपुलेशन इंडिया की, जो सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट में रहती है, जो है, उसे कवर करना। तो ये बहुत अपहिल टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। और हमने एक एपिसोड किया था जिसमें कहा था कि भारत अगर 50 करोड़ लोगों को कम से कम फुल डोज वैक्सीनेशन जब तक नहीं कर देता, पूरा दोनों डोजेस का, तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे, जो उद्योग बता रहा है, जो कंपनियां कह रही हैं, जो मार्केट कह रहा है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम सुरक्षित हुए कि नहीं हुए। अब दुविधा जो सबसे बड़ी, जिस सवाल की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, उस सवाल का में दुविधा ये है कि लोग काफी कुछ गंवा चुके हैं पिछले 1 साल में। बचत भी गंवा चुके, रोजगार भी गंवा चुके। उन्हें तो उम्मीद थी कि चीजें लौटेंगी, उन्हें अधिक सैलरी सही उस पर काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम बहुत थक कर ये दूसरी लड़ाई में उतर रहे हैं।
पहला दौर तो ताकत से लड़ा था। तो मेरा चूंकि से बहुत सारे और तथ्य और आंकड़े हैं जिन पर शायद हम कभी विस्तार से अलग से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, पर इस समय तात्कालिक तौर पर दो बड़ी चीजें हैं कि एक तो मैं फिर कहता हूं कि सरकारों को अपनी प्रायोरिटीज फिर बदलनी पड़ेंगी इस समय। फिर अब हमें बहुत सारी चीजें करने के बजाय दूसरे दौर में, जो पहले दौर में हमें करना चाहिए था, दूसरे दौर में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इकोनॉमिकली वल्नरेबल क्लास जो और ज्यादा खतरे में की तरफ खिसक गया है, उसे बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें देखें, वो सीधे तौर पर वो कंपनियों को उसमें जोड़ें। पिछला दौर हमने देखा था जिन सर्विसेज को बेटर करने के लिए उनका हमें कोई फायदा मिला नहीं वास्तविक तौर पर। अब कोशिश इस तरह की होनी चाहिए कि जो लोग बचे हैं, जो सुरक्षित हैं, कम से कम उन्हें और 6-7 महीने का बफर तो मिल जाए जब तक उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंचती है जीवित रहने के लिए या उनकी जीविकाओं के लिए। सरकारों के पास अभी सीधा कोई इसका प्लान पिछली बार भी नहीं था और अभी नहीं था। बाकी लोगों के लिए तो यही सुझाव है कि आप अपनी बचतों पर ध्यान दीजिए, खर्च सीमित से सीमित रखिए और जो सेहत संबंधी हिदायतें हैं वो तो सबके पास मौजूद हैं ही, लेकिन तात्कालिक तौर पर, तुरंत तौर पर सरकार की तरफ से आपको कोई बड़ी मदद मिल पाएगी आर्थिक रूप से, इसकी उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि सरकार भी उसी स्थिति में जिस स्थिति में हम आप हैं। सरकार भी उतनी ही थकी हुई है, सिस्टम भी उतना ही थका हुआ है, बजट्स भी उतने ही ज्यादा खत्म हो चुके हैं। तो ये है कि जितनी जल्दी वैक्सीन पहुंचे, जितनी जल्दी वैक्सीन पहुंचने के बाद जितनी जल्दी इम्यूनिटी डेवलप हो और लोग बाहर निकलें तो उसके बाद ही हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि निश्चित बात यह सिद्धांत की दूसरी दौर पहले दौर से, दूसरा लहर पहले दौर से इतना ज्यादा भयानक होगी, इसका अंदाज पूरी सरकार के सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक बैठे हुए किसी व्यक्ति ने नहीं किया। जो किया जाना चाहिए था। और शेयर मार्केट वगैरह की जो हालत है अंशुमान जी इस समय, उसके लेके वहां पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाना चाहिए अभी नहीं? शेयर मार्केट में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल रहेगा। जैसे मान लीजिए कल बाजार गिरा, आज थोड़ा सा बेहतरी, फिर निचले स्तर से थोड़ी खरीदारी आई है। मान लीजिए कल लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है, राज्य स्तरीय लॉकडाउन हो जाता है, तो फिर बाजार फिर नीचे गिरेगा। तो अगर आप बाजार में इन्वेस्टेड है तो आप इन्वेस्टेड बने रहिए। अगर बाजार में उतरने की सरप्लस पैसा रखे हुए हैं और उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर खरीदारी करिए, क्योंकि तुरंत आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले नहीं है। क्योंकि बाजार में जो भी उत्साह या उम्मीद बनी थी वो इस बात से दिसंबर के बाद बनना शुरू हुई थी कि इंडियन इकोनॉमी तेजी से रिकवरी के मोड में आएगी, वैक्सीन आएगी, चीजें खुलेंगी, लेकिन अब वैसी परिस्थिति बाजार में बनती दिखाई नहीं दे रही। मेरा मानना यह है कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर को नए सिरे से देखने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, हर आदमी को, हर पर्सन को कंपनियां देख रही हैं कम से कम। मेरी कल से इस सेकेंड वेव के बाद सिद्धांत कम से कम आधा दर्जन बड़ी छोटी कंपनियों से बात हुई है। उन्होंने फिर अपने एक्सपेंडिचर का रीअसेसमेंट शुरू किया है, रीवैल्यूएशन शुरू किया है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। हालांकि इसका नुकसान हमें फिर नौकरियों में कटौती के तौर पर सामने आ सकता है अगर ये 3 महीने 4 महीने से ज्यादा चल गया ये फेज तो, और ये फिर और भी ज्यादा खतरनाक होगा। हाँ, तो लेकिन अगर कंपनियां अपने एक्सपेंडिचर को एसेस कर रही हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब कुछ नहीं है तो कम से कम जो है उसी को बचाया जाए। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा रोज से, उसके लिए माफी, कोई बात नहीं। बातें ज्यादा थी, आपके लिए ही थी, तो आपके लिए ही कर रहे थे, तो हो सकता है कि बातचीत थोड़ी लंबी हो जाए। शिकायत हो, सवाल हो, कोई सुझाव हो, सब लिख मारिए कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे कल। शुक्रिया, धन्यवाद।